यार तो किसी और क्लास में थी अभी मैं, हैं? और किसी और क्लास में थी अभी मैं, उससे खत्म किया ज्वाइन किया। थोड़ा आगे भाग जाया करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? ओके ओके, इट सीम्स दैट यू आर टायर्ड, है ना? थोड़ा किस चीज की क्लास थी? कंप्यूटर की। बस ठीक हो गया। अच्छा ओके, सो वी वर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर, जस्ट आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी, एंड आई होप सो दैट इट वुड बी डन इंशाल्लाह इन दिस क्लास। दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट के हम लोग इस पेपर को जितना जल्दी पॉसिबल हो इतना हम लोग कर सकें। यस खदीजा? मैं कह रही थी वो अपने केमिस्ट्री डेट शीट आ गई, आपने देखी है? नहीं, आज मैंने नहीं देखी अभी। 8 मई को पहला पेपर है, पेपर 4। 8 मई को? यस सर। ओके। और बाकी मुझे ना तुमने एक छोटा सा उसका समरी सी भेज देनी है कि हमारे पेपर कब कब है। हमारे पास मैं तो भी वैसे वेरिएंट देखूंगा। 2 और 1 दोनों के स्टूडेंट्स है ना, तो मतलब डेट शीट डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी, एग्जैक्टली। वेरिएंट 3 जो सोडियम है वो 8 मई को वेरिएंट पहला। 1 है, आई मीन जोन 3 सऊदी अरब में, मगर जोन वो 3 में जोन 2 वेरिएंट 1 है। होता है। जोन 2 पाकिस्तान में, आई गेस। हाँ, आपका वेरिएंट 1 होगा, ठीक है ना? तो मैं उसकी ना डेट शीट देके साथ अली ले जाओ, मैं उसकी डेट शीट देख के आपको ना बता दूंगा सारी। आज मैं बैठूंगा रात को तो इंशाल्लाह आई विल गो थ्रू दैट। और खदीजा तुम डरी तो नहीं हो ना उसके डेट शीट देखने के बाद कि वो पेपर आ गए? सर वैसे अभी फिलहाल मेरे जो में 3 पेपर ही देना हाँ, फिजिक्स, कंप्यूटर और है, इंग्लिश। सही है। अच्छा, और आपने कितने देने मरियम? हैव टू गिव 7। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत दे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं पेपर। ये मैंने पेपर ये पेपर सॉल्व किया है खदीजा ने, मरियम, सॉरी मरियम ने। खदीजा आपने पेपर अपलोड किया मुझे? नो सर, अभी करते हैं मैम। अभी क्या करना, अभी तो मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो टाइम पे भेजा करो, आज के बाद तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अपना ना टाइमली रिस्पॉन्स दो मुझे, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि लेट हो जाते हैं ना, फिर मैं वीकेंड पे अपने सारे आप लोगों की जो भी चीजें मैं कोशिश करता हूँ मैं उनको वाइंड अप करके नेक्स्ट वीक से हम कोई नया टारगेट शुरू करें, दैट इज व्हाई। अच्छा ओके, इसमें हम लोगों के पास जो जहाँ पे आप लोगों के मार्क्स कटे हैं, मैंने सबको पेपर भेजे, तो बाकी बच्चे अपने अपना पेपर देख लेंगे। तो सबसे पहले उसने बोला अंडरलाइन द वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ फोर्स एंड इंपल्स, आपका वेक्टर था, सो शी गॉट 2 मार्क्स। फिर वो बोला कि कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, 2.2 के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 3 सेकंड्स के लिए। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 3 सेकंड्स या एट द टाइम ऑफ 3 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दिया, इसमें 1 नंबर मिल गया, या वैल्यूज प्लेस कर दी तब भी इसको 1 नंबर मिल गया, ठीक है? और फिर इसने क्या किया, v फाइंड करना था, u आपका 0 था, सो v माइनस यू डिवाइड बाय 3 करके इसको रीअरेंज कर दिया, तो शी गॉट द वैल्यू ऑफ 6.6 या 6.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है? गॉट इट? ओके। उसके बाद उसने बोला कि एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है? उसने एवरेज स्पीड निकालनी है फॉर हाउ लॉन्ग, द डिस्टेंस इज 9.9 मीटर। तो 9.9 मीटर डिस्टेंस है और टाइम टेकन आपका 3 सेकंड है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका भी 1 नंबर है। मसला सारा यहाँ पे आया था, हम लोग अभी यहाँ पे पहुंचे थे कि ग्राफ स्केच करना था आपने डिस्टेंस टाइम का फॉर फर्स्ट 3 सेकंड्स ऑफ द जर्नी। फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप ओरिजिन से शुरू करोगे एंड इट वुड बी अ कर्व, ठीक है? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व का मतलब आपका एक्सेलरेशन का कर्व होना चाहिए, ठीक है? ये बात क्लियर है? और इस ग्राफ को आप लोग ये कहां से शुरू नहीं करोगे, पीपल विल नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि ये जो मैंने ग्रीन वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉडी काफी देर के लिए रेस्ट में है, ठीक है? ये यही शो करता है ना खदीजा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये, तो ये आपके बॉडी को शो कर रहा है कि द बॉडी इज एट रेस्ट, सो दैट इज नॉट एट रेस्ट फॉर दिस मच टाइम, दैट इज
that was at rest when it started its motion. ठीक है? Sir, got it. ओके, तो आपका 1 मार्क इसका कर्व का होगा, 1 मार्क इसका ओरिजिन से स्टार्ट करने का, और 1 आपका इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का. सही है? 1 + 1 + 1. मैंने ये बोला कि ये आपका कर्व, ठीक है, ये आपका ओरिजिन से स्टार्टिंग, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. तो ये आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी. दैट इज वाई मैंने खदीजा को बोला, सॉरी मरियम को बोला कि इफ देयर वुड बी एन एग्जामिनर इन योर फाइनल, मे बी यू विल गेट 2 आउट ऑफ 3 ड्यू टू बेनिफिट ऑफ डाउट. लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ डाउट नहीं था कि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट में मसला है, मुझे कंफर्म पता था तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट दिया. ठीक है बच्चे? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको बोल रहा है कि अ गर्ल राइड्स हर बाइसाइकिल अलोंग द स्ट्रेट लेवल रोड एंड फिगर 2.1 shows the graph our distance moved against time. तो ये डिस्टेंस का टाइम के साथ ग्राफ है. तो अगर आप लोग गौर से देखो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपने ये देखना है कि इसका जो ग्रेडियंट होता है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो आपके पास वेलोसिटी होती है. ठीक है? तो आपके पास 15 सेकंड के लिए उसने बोला हुआ है डिस्क्राइब द मोशन. आपने डिस्क्राइब करना है फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी आपका है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज जस्ट एक्सेलरेशन. ठीक है? just acceleration, not velocity. Then B to C, अब देखो B and C is a straight line, so straight line mean it is the constant gradient. So when that is the constant gradient, तो आप ये कह सकते हो when gradient is constant, actually the velocity is constant. ठीक है? Okay, yeah. So velocity is constant. So Oh, अगर आपने sir, velocity, now I got to know why did I write increasing acceleration. हाँ क्यों लिखा था? क्योंकि तुम इसको velocity समझ बैठी थी. हाँ वो भी था, मगर मुझे ना वो ऊपर वाली ग्राफ पे मैंने थोड़ी सी और कंफ्यूज हो गई थी, so I drew this. I thought it was the same thing, even though it was not the same thing even above. पता नहीं क्या चल रहा था. I got it. Yes. Okay, अब clear है. And from C to D, it is decreasing gradient. So decreasing gradient का मतलब खदीजा बेटा क्या होता है? Yes, sir. जब gradient of distance time graph decrease हो तो gradient decrease होने का मतलब क्या होता है? Velocity decreases. ठीक है? सही है? बात समझ आ रही है? और velocity decrease होने को हम लोग क्या कहते हैं? Deceleration कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? Deceleration. So that is why this was the graph of deceleration. Any confusion in that one? No, sir. No, sir. ओके, फिर उसने बोला एवरेज स्पीड निकालनी है फ्रॉम ए टू डी. तो ए टू डी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, 400 डिवाइडेड बाय 60 किया तो इट वाज 6.67. सो मैंने यहाँ पे 6.7 मेंशन किया हुआ है बिकॉज यू हैव टू फॉलो द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन योर डाटा. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने मार्क नहीं काटा, लेकिन जब इसने ये गलती दोबारा की, मैक्सिमम स्पीड इज बेसिकली द ग्रेडियंट of the steepest part of the graph. तो आपके पास gradient of the steepest part basically कहाँ पे है? देखो B to C, from C or beyond C, its speed decreases. बात समझ आ रही? Yes, sir. तो आपने ये देखा कि it's at this point it was 350 y axis और 45 पे था, और आपने एक ट्राइंगल बना लिया. अगर बच्चे जब भी आपको इस तरह का ग्रेडियंट का वर्क शो करना है ना, so you can draw a triangle like this और उसके ऊपर आप वर्किंग शो कर दो. So by this one you will get this number, ये जो आपके पास इसने सॉल्व किया हुआ है 9.3. So you have to write only 2 significant figure, इसलिए यहाँ पे इसका एक नंबर कटा है. ठीक है? Is this clear to all? Yes, sir. Okay. खदीजा आपको भी क्लियर है बेटा? Yes, sir. खदीजा तुम्हारा एक और टेस्ट लेना पड़ेगा मुझे. Yes, sir. ले ले. ठीक है ना? फिर हम लोग थोड़ा सा ना एक स्ट्रीम पे आ जाएंगे कि आपको किन किन एरियाज में मुझे पुश करना पड़ेगा. स्टेट द वर्ड इक्वेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. ये मरियम ने मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन लिख के बेसिकली क्या कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वर्ड इक्वेशन लिख दी.
जबकि आपने ये लिखना था कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। Sir, ठीक I है, focused on the thing that it said that write the equation. I was like, an हाँ तो equation has an इक्वेशन क्या, equal sign. यस, क्यों भाई? No, because I was like, equation has an equal sign. Equal signs means this equation. हाँ तो आप ऐसे लिखो ना, P इक्वल्स M इंटू V, तो इसमें भी तो इक्वल साइन है। No, but like, it also said word equation. So हाँ तो okay, फिर never mind. इसमें I got it. यस, गॉट इट, Yes. क्लियर हो गया? ओके, सो ये तो आपका हो गया बेसिकली। ओके, जैनब तो नहीं आई? No, sir. जैनब क्यों नहीं आई, ओके, आई विल डिस्कस दैट। ओके, उसके बाद आपका मोमेंटम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उसने बोला कि बॉल ऑफ ब्लॉक ए ऑफ मास 3.2 kg एंड यू, तो आप इसको ना अपने लिए सहूलत के लिए लिख लिया अगर m1 एंड जस्ट राइट इट m2, सॉरी u m1 u1 एंड दिस इज योर m2 एंड दिस इज योर u2। ठीक है, इज इट क्लियर? and this is your Yes. m1 and its velocity is v1 and this is your m2, जो कि basically आपका यहाँ mention नहीं है, but you can write 1.6 kg here and this is your v2। अब आप देखो, अब आपको clear पता चल गया कि this all would be done by using law of conservation of momentum। so this mass A is 3.2 kg, ये सारा उसने दिया हुआ है। the momentum before collision, तो momentum before collision आप यहाँ बाल बाल बची हो मरियम, आपको बेसिकली यहाँ अगर बेनिफिट ऑफ डाउट इसको कहते हैं, मुझे ये डाउट हुआ कि आपने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन को m1 u1 प्लस m2 u2 करने की कोशिश की है और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी को 0 कर दिया है, तो उस पे मैं मुझे डाउट हुआ कि शायद ऐसा किया हो आपने। लेकिन फिर मुझे मतलब ऐसा लगा कि नहीं, आपने ये काम नहीं किया होगा, आपने सिर्फ ब्लॉक ए का मास और वेलोसिटी कंसीडर किया होगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द पॉइंट। बात समझ आई? अच्छा, तो अगर ये कंसिडर किया होता तो नहीं मिलते क्या? अगर ये कंसीडर किया होता तो नहीं मिलता, बिकॉज ब्लॉक ए इज अ सेपरेट एंटिटी और उसका मोमेंटम सिर्फ उसी का मोमेंटम है, उसके साथ किसी दूसरे का। हाँ, अगर आपको बोलता ना कि द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए एंड बी या टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो फिर आप कर सकते। तो ठीक है, ठीक है, गॉट इट। सही, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मसला है? मतलब देखो इसमें मैंने आपको आई थिंक पेनलाइज नहीं किया हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें सिग्निफिकेंट के ऊपर अब वो नंबर काटेगा ही काटेगा। 12.8 kg में आप देखो, 12.8 kg है 3SF, है ना? इज इट? आपके पास यहाँ पे 2SF से ऊपर जा ही नहीं रहा नंबर कोई, I think I तो looked at इसलिए it in terms of decimal places. नहीं, ये नहीं करना कभी भी। दैट इज इन ATB, सो दैट इज व्हाई योर करेक्ट आंसर वुड बी 13 kg पर kg मीटर पर सेकंड। ठीक है खदीजा और मरियम दोनों? Yes, sir. ओके, सो right after that the momentum before collision is, हाँ उसने बोला the velocity of block B after collision, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसने ये वाला बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाया है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे फिर मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ा और फिर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट में मुझे 3 नंबर भी काटने पड़े कि इस बच्ची ने यहाँ पे इस इक्वेशन को सही से इंटरप्रेट नहीं किया हुआ। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी दोबारा कि व्हाट इक्वेशन यू हैव टू यूज m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 and just put all the values in that। आपको पता है v2 is what, v2 is to be calculated, बाकी तो सारा कुछ गिवन है ना? m1 आपका m1 v1 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, यहाँ पे 12.8 जो आपने कैलकुलेट किया था। m2 u2 is already 0 because that is at rest। m1 आपका 3.2 kg है, that is given in your data। ये देखो m1 is 3.2 kg, इसके ऊपर भी भले लिख लो 3.2 kg and v1 is 1.5, m2 is 1.6 and v2 is unknown, तो आप इसको कैलकुलेट करिए and go ahead। आंसर तो फिर भी approximately same था।
आंसर थोड़ा थोड़ा सेम था, बस फर्क आया थोड़ा सा। सही है, Got ये it. सबको क्लियर है? देन in the collision that occurred in B, block A and block B are in contact for 0.05 seconds. Calculate the average force that is exerted on block B during the collision. तो इसने यहाँ पे ठीक काम किया। अगर आपको यहाँ पीछे वाले पार्ट का आंसर यूज हो रहा है ना, तो पीछे वाले पार्ट में इसने गलत क्या चीज कैलकुलेट की थी खदीजा? शी कैलकुलेटेड v एज इनकोरेक्ट वन। ये देखो, ये उसको मैं ईसीएफ पे लेके जा रहा हूँ, ये वाला इसका वहां पेनलाइज हो चुकी है। सो दैट इज व्हाट ईसीएफ, एरर कैरीड फॉरवर्ड। तो आपको कहीं पे भी अगर आपका एक दफा आंसर गलत हो जाता है, सो यू विल नॉट बी पेनलाइज नेक्स्ट टाइम फॉर दैट वन। ठीक है, until unless you are not using a wrong physics। ये कहा भाई। Oh, okay. Got it. तो इसने टाइम वगैरह सारा यूटिलाइज किया एंड शी गॉट 48 न्यूटन्स। तो अगर आप इसको एक्यूरेट देखोगे तो इट वुड बी, कैलकुलेटर पकड़ना जरा खदीजा, 5 - 4 डिवाइडेड बाय 0.05। तो क्या आंसर आया? व्हाट वाज द ट्रू आंसर? 1.6 0.05, तो ये 320। -4 0.05। Oh हाँ, नहीं 32 है। 32, सॉरी एक जीरो हमारा एडिशनल चला गया। 32 न्यूटन। ठीक है, बात समझ आई? तो मार्क्स क्यों नहीं कटे? बेटा तुमने फिजिक्स सही लगाई, फॉर्मूला सही लगाया, जो वैल्यूज तुमने कैलकुलेट की थी वो तुमने सारी सही प्लेस की, इसलिए मार्क्स नहीं कटे। अच्छा, got it. सही है, और इसके Yes. मुताबिक आपका ये सारा पॉइंट, जिसके मुताबिक आपका आंसर भी सही आया, इसलिए मार्क्स नहीं कटे। बात समझ आ गई? Yes, sir. ओके, उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर द कूलिंग ब्लॉक बी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक्स इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए बिफोर कूलिंग। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक्स इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए बिफोर कूलिंग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए जितनी है उससे दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी क्या कम है। तो इसका मतलब यह है कि सम ऑफ द एनर्जी हैज बीन यूज्ड आर लॉस्ट इन द फ्रिक्शन आर टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इसने लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यह आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या हुआ है? किसकी? मेरी? जी क्या? के आप स्कूल से आते हैं, आप जूते नहीं। सॉरी सर, आज तो मेरी बेटी मेरी क्लास ले रही है, अब स्कूल से आते हैं जूते नहीं रखते। बच्चा छोड़। हेलो, आज तो अटैक हो गया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये कहीं कुछ गड़बड़ कर गए सारा। ओके सॉरी, मुझ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। No, sir, it's not that much. ठीक है। ओके, फिर कह रहे हैं, उसके बाद आपने कहा ब्लॉक ऑफ द वुड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 210 cubic centimeter and the mass of 180 ग्राम। तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी के लिए आप क्या करोगे? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये उसने सही किया है, और वैल्यूज उसने यूज कर ली। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? यूनिट का इशू है। यूनिट ये नहीं होता? नहीं, अगर आपने कन्वर्शन नहीं की ना तो यू विल यूज दिस यूनिट्स, और अगर आपने कन्वर्शन की होती तो योर आंसर वुड बी 850 kg पर क्यूबिक मीटर। ये भी हो सकता था, यानी either this or this, both are correct। सही है? ओके। फर्स्ट मैंने वैसे कन्वर्ट कर लिया था, but then I was like जब वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में है तो उसी में लिख देती हूँ। Yes, exactly. If one of them is in SI units, so second is supposed to be written in SI units। ठीक है,
Got it. अच्छा, उसके खदीजा आपको भी क्लियर हो गया बेटा? Sir, she's not in the class right now. ओह माय गॉड, यू आर द अलोन। तो डर नहीं लग रहा तुम्हें अकेले क्लास लेते हुए? कोई नहीं भूत sir. आ जाए? अच्छा, ओके। कह रहा है कि the block is just held above the surface of the liquid of the density 0.88 grams per cubic centimeter। तो ये आपको दिख रहा है कि the density of the liquid is more than that of the block, तो block will float on the surface of the liquid as the density of the block is less than that of the, so that is why you have scored 2 marks। आपने यहाँ पे दोनों की डेंसिटी का रेफरेंस देना होता है। ब्लॉक विल फ्लोट, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिला ऑन द सरफेस। दरवाजा बंद करो, आपको पता क्लास ले रहा हूँ। और 1 नंबर आपको मिलेगा किसके ऊपर? बच्चियां बड़ी बदमाश होती हैं, ये ऐसे आके ना पढ़ जाते हैं, पत्ते क्लास ले रहे हैं, बढ़िया है। ओके, बात समझ आ गई बच्चे? Yes अब sir. ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा हॉरिबल क्वेश्चन था और अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट 4। ये मुझे पता है, पता नहीं मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में। I was like going so हाँ, wrong in आप this question. देखो इस क्वेश्चन में ना एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन दिस क्वेश्चन आपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने आपके पेपर में लिखा भी हुआ है कि आपको मूवमेंट के क्वेश्चन में इश्यू है, यानी मूवमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है। और वो वर्किंग आपने क्या करनी है कि अगर तो आप देखो ना इसे डिटेल में, देखो आपके पास ना आप एक फोर्स लगा रही हो 200। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes sir. ओके, आप 200 न्यूटन की फोर्स लगा रही हो और पिवट इधर है। बस ये चीज आपने मार्जिनाइज करनी है कि दिस फोर्स वुड कॉज द रोटेशन in such a way that this is D1, this is F1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? F1 D1 इसका मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जब रोटेट करेगा रॉड तो इट वुड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पिस्टन, और पिस्टन को जब वाटर यानी लिक्विड के अंदर पिस्टन प्रेस होगा तो लिक्विड विल अप्लाई द फोर्स ऑन द पिस्टन। तो ये सारी फोर्सेस एक्चुअली आपके पास, आप अगर देखो तो ये फोर्स यहाँ से आके निकल रही है एंड इट वुड कॉज एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये आपके पास एक क्लॉकवाइज रोटेशन कॉज कर रही है। इस तरीके से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना, सॉरी लॉ ऑफ यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करना है। एंड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अगर आप गौर से देखो तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखा द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, ओ द मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने ठीक कर दिया, लेकिन आपने यहाँ गलती कर दी, नहीं तो आपको 1 नंबर मिल जाना था, ठीक है। अब सीधा सीधा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से जाओ। देखो ये शॉर्टेस्ट वे और विदाउट एनी एरर है। F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। आपकी F1 कितनी है? 200 न्यूटन है, आप यहाँ अप्लाई कर रही हो। और D1 कितना है? D1 मैंने आपको बोला 22 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 22 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया किसमें? 0.22 मीटर्स में। किसमें कन्वर्ट कर लिया? 0.22 मीटर्स में, ठीक है। ताकि जरूरत भी नहीं है इतनी, लेकिन मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे F2 कहाँ से मिल रही है? पिस्टन से मिल रही है, इसको मैंने ऐसे ही F2 लिख दिया। और डी वालेकुम सलाम, ज़ैनब भाई है? No sir. ओके, तो मुझे मिल रही है फोर्स कितने डिस्टेंस पे? 0.08 यानी 8 सेंटीमीटर। ये देखो ये D2 है आपका, ठीक है। अरीबा सॉरी मरियम, इज इट क्लियर? Yes sir. Like the problem in this question was that I couldn't understand the scenario. सिनेरियो अब समझ आ गए? लेकिन अगर आप यहाँ पे आप पिवट का सही इस्तेमाल कर लेती तो भी मुझे आइडिया होता कि यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ से मैंने F2 की सेपरेशन कर दी। F2 इज इक्वल टू दिस, F2 की कैलकुलेशन आ गई 550। अब आपको पता है प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो पिस्टन का एरिया आपके पास गिवन है 5 × 10⁻⁻⁴, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू गॉट 1.1 × 10⁶ पास्कल। मैंने कैलकुलेशंस भी की हुई है तुम्हारे उसमें, ताकि आपका जो आंसर है वो इनकरेक्ट ना हो। इज इट क्लियर टू यू?
Yes, sir. ठीक है, उसके Yes. बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोमेंट का था, एंड दैट वाज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज द about a point is force multiplied by the perpendicular distance. You scored 1 mark. ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश। तो प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखोगे आप, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, Got it, sir. ओके। उसके बाद आपका ना ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें थोड़ा सा आपने गलती की। देखो, अब यूनिफॉर्म बीम है, आपका वर्ड यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब बार बीम ऑफ 30 न्यूटन of length of 1.4 meter, the bar is being used to lift one edge of the concrete slab S, and a stone is placed as a pivot, ठीक है, 0.2 meter from one end of B, acting at a pivot. A force 40 Newton is pushing down the other end of B, is just enough to lift the slab on and hold it as shown. ये मैंने पूरी स्टेटमेंट इसलिए पढ़ी कि तुम भी पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही अगर पढ़ती ना, तो आपको पता चल जाता कि ये जो स्टोन है, इट इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ पिवट। अगर मैं इसको सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करूं, तो इजंट इट पिवट? Yeah. Okay, so first of all, the question was the on figure 3.1 draw the weight of the bar at B acting on it. तो आप मुझे ये बताइए, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर यूनिफॉर्म रॉड होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एट इट्स सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट्स। Yes. ऐसे ही है ना? Yeah. तो यू हैव टू ड्रॉ दिस वेट ओवर हियर, मिड पॉइंट के ऊपर आपने ये मार्क करना था। तो आपका एक नंबर यहाँ गया। फिर उसने बोला स्टेट द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास टू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ बार बी फ्रॉम द पिवट। तो अब एक्चुअली ऊपर आप कैलकुलेट नहीं कर पाई हो, इसलिए आपने यहाँ पे गलती की। सो दैट इज द डिस्टेंस। आपका जो पिवट है ना, पिवट इज हेयर, पिवट इज हेयर। तो ये मैंने भी गलत लिखा हुआ है, सॉरी। तुमने तो खैर गलत ही लिखा था, मैंने भी गलत लिख दिया। इट इज 0.17 माइनस 0.2। तो ये कितना हो जाना था? इट Sir, वाज minus क्यों किया? 0.15 मीटर। ठीक है, No, minus क्यों किया? माइनस इसलिए कि द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 0.7 ना, सॉरी, हाँ 0.17। ठीक है, Yeah. ओके। और पिवट कहाँ पे है तुम्हारा? वो stone नहीं। यहाँ तक हाँ है ना? हाँ। तो Oh, आपको okay, क्या okay, okay, कैलकुलेट okay, करना है? okay. आपको कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो ये कितना हो जाएगा? ग्रीन माइनस दैट ब्लू। Got it, got it, got it. क्लियर है? तो दैट इज Yes. 0.115। ठीक हो गया? Yeah. उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द पिवट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन बार बी। टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट about the pivots of the force acting on bar B। तो बार B का जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट तो सिर्फ ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपने ये देखना है कि इसका मूवमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी। मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स, आपने यहाँ 10 लगाई, आई डोंट नो क्यों लगाई, बट दैट इज 30 न्यूटन, यानी 30 न्यूटन। यस, इज रिटन हियर 30 न्यूटन फोर्स है इसकी वेट जो था, एंड द डिस्टेंस इज 0. पिवट से लेकर ये डिस्टेंस कितना है? दिस वन 0.15 ये डिस्टेंस है। तो आपने यहाँ पे ये करना है, पता नहीं अब ये बाकी बच्चों का भी मैंने इसमें 30 into 0.15 होगा ना फिर? 30 into 0.15।
तो ये मैं चेक करूंगा, बाकी बच्चों का मैंने 0.17 पे तो नहीं कर 4.5 दिया। होना चाहिए। ठीक है, ये चेक करें क्या आंसर आ रहा है। 4.5 4.5 5 न्यूटन सर मीट। हाँ बोले, मुझे भी नहीं पता 10 का। आपको क्या नहीं पता था? I even don't know where did I bring the 10 from. नहीं समझ नहीं आई, सॉरी, आपकी ब्रेक आवाज बीच बीच में ब्रेक हो गई थी। No, I said I myself don't know where did I bring the 10 from. पता नहीं, मेरा माइक में शायद इश्यू हो। अब Okay, दोबारा बोले। now is it fine? Sir, हम्म, is my voice fine now? यस या, नाउ इट्स फाइन। I think I had some background noise. I was like, I myself don't know where did I bring the 10 from, but like, yeah. मुझे तो ओ ये भी अच्छा समझ अच्छा, नहीं आ रहा 1.2 कहाँ से आया, but like, okay. ठीक है, क्लियर, अब क्लियर हो गया। Yes, sir. हम्म, Yes, ओके, कह रहा है कि sir. कैलकुलेट डाउनवर्ड फोर्स बाय विच द स्लैब, द फोर्स which the slab S exerts on the end of rod B। तो स्लैब S आपकी, अब देखो जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है ना, ये वाली, ये फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, दिस वन। सो दैट इज S। अब आप लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम लगाइए, तो दिस इज क्रिएटिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये जो W है आपका, दैट वाज कॉजिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो आपने लगाना है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, देन ये आपने छोटी सी गलती की थी, यहाँ पे कैलकुलेशंस शायद मुझे भी दोबारा करनी पड़ रही हैं। मुझे कैलकुलेटर के साथ थोड़ा सा वो करना, मैंने आपको ईसीएफ पे नंबर दिया हुआ है, लेकिन क्लॉकवाइज मूवमेंट इज योर 4.5 न्यूटन एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज, देखो मैं हमेशा इसको F1 D1 इक्वल F2 D2 के ऊपर रिकमेंड करता हूँ। F1 D1 का आंसर आपने निकाल लिया, दैट वाज 4.5। F2 आपने मालूम करनी है, और D2 कितना था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, दिस वाज योर D2। ठीक है, ये आपका क्या था, D2 था 0.2 मीटर, तो दैट वाज 0.2 मीटर। तो आपकी जो फोर्स आ जाएगी F2, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 0.2। तो मुझे बताइए क्या आंसर आया। 4.5, wait, 4.5 divided by 0.2. 22.5 यस newtons. मरियम, 22.5 newtons. सॉरी, दोबारा, तुम्हारी आवाज, माइक शायद बीच में आवाज छोड़ रहा है, या मेरा माइक, मेरा हेडफोन आवाज छोड़ रहा है, समथिंग बैड। Is it fine? मैं दोबारा अपना हेडफोन जरा, असल में वो आईपॉड्स हैं, यानी आईपॉड तो नहीं, एयरपॉड्स उसको कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जस्ट मुझे रिफ्रेश करने दो, जस्ट अ सेकंड, वेयर इज दैट। The answer is 22.5 though. यस, नाउ इट इज फाइन, 22.5। ठीक है, तो 22.5 के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। 22.5, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ठीक है, हाँ 3 है, 1.40 है, और 13 न्यूटन, 14 न्यूटन, और डिस्टेंसेस आपके पास 0.20 है। Sir, तो एक और आप, क्वेश्चन है। यस, Why didn't we use the distance as 1.4? विच वन, 1.4 कौन सा? वो 0.2 की जगह 1.4 क्यों नहीं यूज किया? I mean right angles पे तो वो भी था ना? एक मिनट, समथिंग बैड हैड हैपेंड, कि मैंने, ओ सॉरी 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 सॉरी, I made some bad mistake here. There is another force. Yes, ये भी clockwise है। So आप इन दोनों को ऐड करेंगे, मैं इसीलिए कह रहा था मैंने कुछ गलती की है, जो अभी मुझे नजर आ रहा था, शायद अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेट मी कैलकुलेट इट अगेन फॉर एवरीवन। इसको कैलकुलेट करते हैं,
बिकॉज देयर आर थ्री फोर्सेस। ठीक है, अब आपका थ्री फोर्सेस के लिए मैं इसलिए कह रहा था, मैंने जो चेक किया था, आई हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग, और आंसर आपका देखो, आपके पास ना क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कितने हैं, उनको आप F1 D1 प्लस F2 D2 इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज एक ही है, तो उसको आप F3 D3 लिख लो। अच्छा, F1 D1 आपके पास कितना है, वेट का मूवमेंट है 30 इंटू 0.15 ऐसे ही है, प्लस ये देखो ना 30 इंटू 0.15, तो ये हो गया। अब ये जो फोर्स है ना 14 न्यूटन की, दिस फोर्स इज कॉजिंग क्लॉकवाइज आल्सो, और ये 1.4 पे कर रही है, तो आपने इसको बी कर दिया 40 इंटू 1.4, दैट इज इक्वल्स टू F3 D3 इज नाउ योर, ये मैंने बोला था ना D2 यानी ये D3 है, दैट इज बेसिकली एक्टिंग एट द पिवट, तो 0.2 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सो दैट इज 0.2। तो चेक करिए जरा क्या आंसर आएगा, F3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। Just a second, sir. कैलकुलेट कितना 60, नहीं रुके, मैं कैलकुलेट करती हूँ। 0.15 plus 40 into 1.4 equals to F3 into 0.3 F30. 65 into 2. 302.5. अस्सलाम वालेकुम सर। 300 है, मुझे बता दीजिएगा कि इस महीने के 300 है। 302.5. हाँ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। ठीक है, Yes, sir. Sir, 300 क्यों? 302 है ना, तो हम हाँ जी। इसको नियर बाय में राउंड ऑफ कर लेंगे। 202, like, I mean 300 and 300 what? भी हमारा राउंड ऑफ हो रहा है, राउंड डाउन हो रहा है, 310 पे नहीं जाएंगे। अच्छा, got it. ठीक है, उसके बाद आपके पास है suggest the change in the arrangement that in figure 3.1 that would reduce the force required। तो रिड्यूस करना है ना ग्लास स्लैब के ऊपर यानी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द फोर्स, तो आपको एग्जामिनर बेसिकली ये कह रहा है कि आप थोड़ी फोर्स लगाएं, वो जो आप 300 न्यूटन फोर्स लगा रही हो, ठीक है, ग्लास स्लैब की 300 न्यूटन फोर्स है नीचे, उसको उठाने के लिए या उसको लिफ्ट करने के लिए आप ये वाली फोर्स कम करना चाहो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये वाला डिस्टेंस कम करना चाहिए या लॉन्ग बार यूज करना चाहिए। ठीक है, यानी मूवमेंट बढ़ाना है, सिंपल गेम है मूवमेंट की। सो कौन यूज अ सा डिस्टेंस वाइडर, ज्यादा करना है? यानी ये जो आपके पास पिवट में यहाँ बना देता हूँ दोबारा, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया सारा। तो ये पिवट है, दिस वाज द पिवट एंड दिस वाज द फोर्स ऑफ द ग्लास स्लैब। तो या तो आप ये वाला डिस्टेंस जो है D3 ये रिड्यूस कर दोगी तो ये वाला मोमेंट कम हो जाएगा। जब ये वाला मोमेंट कम होगा तो आपको डेफिनेटली कम फोर्स लगानी पड़ेगी इधर। बात समझ आ रही है? Yeah, ठीक है, got it. दैट वाज अ दैट इज आइडिया। और या तो फिर आप लॉन्ग बार यूज कर लो, या फिर आप पिवट को किधर को कर लो, ये जो पिवट है इसको आप इधर को शिफ्ट कर लो। तो एक्चुअली तो हमने जो भी करना है वो हमने D3 को ही कम कर रहा है। सही है, Got it. ओके। ये आपका बस 2-3 क्वेश्चन रह गए। ओके जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं क्योंकि आगे मेरी एक और क्लास है। कह रहे हैं कि एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आप एक ऑब्जेक्ट को, एक पैकेज को आप लेके जा रहे हो, कहाँ पे, एट द हाइट, राइट, द कन्वेयर बेल्ट एरोज आर शोन टू यू। तो स्टेट 3 टाइप्स ऑफ द एनर्जीज विच आर बेसिकली देयर। तो इलास्टिक एनर्जी आई कैन कंसिडर इट, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इसको कर सकते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यार, इट इज कन्वेयर बेल्ट ज्यादातर याद रखना ये स्ट्रेच नहीं होता, तो साउंड हीट और ये चीजें आप लिख सकते हो, लेकिन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इट इज फाइन। सो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज बेल्ट इज मूविंग, सॉरी मास इज मूविंग एंड हीट। इसकी जगह जो बेस्ट था ना दैट वाज जीपी बिकॉज दिस वो पैकेज इज GPU ऊपर गेनिंग लिखा हुआ हाइट। था। हाँ GPU ऊपर पहले से हाँ, लिखा हुआ उसने था। बोला था
हाँ GP कि नहीं लिखना, इसके अलावा नहीं लिखना। मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट अगर आपके पास इसकी कंडीशन नहीं हो जीपीई की, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन किसका है? जीपीई का है, ठीक है। ओके सर, लेकिन ये साउंड कैसे आई? मतलब कन्वेयर बेल्ट मतलब जो से बेल्ट साउंड चलता तो है, नहीं ये होती कभी इतनी? तुमने ट्रेडमिल के ऊपर चलाया है? नहीं इतनी नहीं होती, लेकिन हम लिख सकते हैं बिकॉज आइडियल केस नहीं ना उसने दिया हुआ। अच्छा ठीक है, गॉट इट। ओके, उसके बाद आपके पास है बोला है जीपी आप फाइंड करो, तो आपने ठीक लगाया हुआ, जीपी इज इक्वल टू एम जी एच। एम भी गिवन है, जी भी गिवन है, एच भी गिवन है। ये आपके पास हो गया 846.72। तो आपने इसको 847, आप अगर क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर देखो मैंने सारे हाईलाइट किए, देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप इसको 850 पे राउंड ऑफ करो, ठीक है। 847 पे क्यों नहीं? 847 पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है आपके, 3 नहीं हो सकते ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 है, दैट इज द प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है। और उसके बाद आपके पास देखिए, इस पे तो उसके ज्यादती वाला एक मार्क काटा है। कह रहे कोई नहीं कोई नहीं, कह रहे कि the package is raised through a vertical height of 24 meter in 44 seconds, so calculate the power। तो पावर आपने वही एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम किया, तो इसमें आपने बिल्कुल प्रॉपर यूज किया जो आपने कैलकुलेटेड नंबर का। और यहाँ पे भी आप 190 पे जाओगी, 192 नहीं लिखोगी। सो एक दफा मैंने पेनलाइज कर दिया, एग्जामिनर बार बार पेनलाइज करेगा जितनी बार आप सिग्निफिकेंट फिगर की गलती करोगी, तो इसलिए आपने यहाँ गलती नहीं करनी। नेक्स्ट इज assume that the power available to raise the package is constant, package of the mass is greater than 36। अब 36 से ज्यादा बड़ा पैकेज आप उसके ऊपर डाल रहे हो, raise through the same height suggest and explain the effect of the increase of the mass on the operation of the belt। तो बेल्ट जो है इट वुड स्लो डाउन, एक तो ये तो आपने लिखा था, बेहतरीन हो गया, ठीक है। एज इट वुड बी मोर अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन टू द गिवन पावर मेकिंग लेस एफिशिएंट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ये लिख सकते हो कि द आउटपुट power is increased where input power is the same, that's why the efficiency of the machine will be decreased, ऐसे लिख सकती हो, ठीक है। so it will take more time, ठीक है, आप ऐसे लिख दो, it will take more time। so slowing नहीं लिखना तुमने कभी, reducing the speed, ठीक है, of the ओके conveyor belt, सही है। हाँ यस ओके, मैं मुझे आइडिया हो रहा था तुम इस टाइम बहुत थक गई हो इसलिए। अच्छा ये वाला तुमने पूरे 4 नंबर लिए हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही परफेक्ट ग्राफ बनाया दोनों, और मैंने बहुत सारे बच्चों को ये ग्राफ रेफर भी किया है। लेकिन कोशिश करना कि इस पॉइंट को ओरिजिन से पास कराना है थोड़ा सा, इतना तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ा सा, जब क्योंकि मुझे पता है तुमने सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ किया लाइन, तो लाइन वुड नॉट बी दैट मच। उस पे रूलर का ऑप्शन देता है वो आपको? रोलर का ऑप्शन होता है, मगर वो वैसी स्ट्रेट बन रही थी तो मैंने बना दी। आई डिडंट बी दैट एक्यूरेट, लेकिन जब मैं वो हार्ड कॉपी बनाती अच्छा आई है, वुड हैव बीन अ लिटिल अच्छा बनाया एक्यूरेट। मैं। तुमने अपना उसका ना, जिस सॉफ्टवेयर पे तुमने सॉल्व किया ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना जरा कि कौन से सॉफ्टवेयर पे तुमने बनाया, या सॉफ्टवेयर का नाम बताना मुझे। फिर वो कह रहा है कि द पॉइंट हैज मेड द एरर अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग वन ऑफ द रिजल्ट। एक रिजल्ट को उसने एरर किया है, विच इज दैट रिजल्ट और विच रिजल्ट इज इट। आप एनॉमलस रिजल्ट भी कह सकती हो, और पॉइंट्स भी लिख सकती हो कि ये जो पॉइंट जो उसने मार किया हो ना 3 न्यूटन के वेट के लिए, और ये जो एक्सटेंशन है, ये जो भी उसने एक्सटेंशन यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, ये वाली ये वाला ना या 51, इट वाज दिस वन, यस। यस, तो ये आप लिख सकती हो, सो दैट इज फाइन। फिर हो गया इग्नोर द इनकरेक्ट रिजल्ट, ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन, आपको इस पे भी नंबर मिल गया। तो ग्राफ में टोटल आपने 5 स्कोर किया। स्टडी एक्शन वेदर द स्प्रिंग ओबेज हुक्स का, तो आपने ये बताया कि यस इट इज। उसकी 2 रीजंस हैं, एक तो आपने जो लिखा हुआ है दैट इज फाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, लेकिन ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसलिए आपके पास हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, सही है, यस सर, मैंने भी ग्राफ ठीक से है। डिराइव करके लिखा था, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, आई मीन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ तूने,
लेकिन कहीं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ नहीं लिखा था उन्होंने वैसे। नहीं वो लिखा नहीं हुआ लिखा नहीं था हुआ ना। मगर कंक्लूजन ग्राफ हाँ, से ही निकाली थी कंक्लूजन मतलब यही था। यस, तो I had अच्छा it है। in my तो mind ये but like दो पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ माइट शेप व्हेन इट कंटिन्यू टू सेवरल मोर वेट्स आर एडेड। तो स्प्रिंग विल बी परमानेंटली डिस्टॉर्टेड नहीं लिखना, डिफॉर्म लिखना। डिस्टॉर्टेड थोड़ा सा हैवी वर्ड हो जाता है। सो द ग्राफ फॉलोज अ कर्व एज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रीच्ड। और इसको आप क्रॉस भी कर सकती हो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज क्रॉस, ठीक है। रीच्ड के तक तो ये स्ट्रेट रहेगा ना, जो ये वो क्रॉस होगी तब बेंड होगा, सही है। yeah Are you getting got my it. point? All right. उसके बाद कह रहा है कि the student estimates that for 45 Newton load, spring the extension would be 920 millimeter. Explain why this is estimation is unrealistic. तो क्योंकि आपका 45 न्यूटन तक वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो जब वो 45 न्यूटन लोड पे डालेगा तो स्प्रिंग वुड बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड। तो जब स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म हो गया तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें गुड भी दिया हुआ है। देयर वुड बी अ डिफरेंस एज the spring no longer obeys Hooke's law, so you would not extend uniformly. इसके ऊपर मैंने गुड दिया था यूनिफॉर्मली एक्सटेंशन वाले पार्ट में। सो दैट वाज योर 10 आउट ऑफ 10। और माशाल्लाह गुड। बस मुझे लगता ये है इसी सारा के कुछ पूरी मैंने 10 out तुम्हें of 10 मिले थे आउट, हाँ, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। kind of ठीक है मेरा बेटा, आई बिलीव दैट दिस पेपर वाज, आई मीन यू पीपल ट्राइड इट वेरी वेल, ठीक है। थोड़ा बहुत जो कहीं कोई इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वी कैन हैंडल दोज ऑल, ठीक। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये जितना बेहतर तरीके से हम लोग कर सकें उतना अच्छा हो जाए, सही है। sir मतलब एक request I mean a suggestion यस सर आप टॉपिक वाइज टेस्ट ले लिया मतलब टॉपिक वाइज भी ले लिया करें उसके बाद सेक्शन खत्म होने के बाद भी ले लिया करें लाइक एज यू Yes, sir. टुक आफ्टर द जनरल फिजिक्स आपने पूरा टेस्ट लिया था जनरल फिजिक्स का